हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। मैं गांधीनगर ब्रह्मास्त्र एकेडमी से आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती है वो समझेंगे आज, इन डिटेल में जाएंगे कैसे सारी चीजें वर्क करती है। एक्सप्लोरिंग द साउंड वेव्स, अ जर्नी इनटू अ वर्ल्ड ऑफ अकॉस्टिक। अकॉस्टिक क्या होता है? अकॉस्टिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम डील करते हैं साउंड के साथ, उसी की स्टडी को हम अकॉस्टिक कहते हैं, जहां पे इंफ्रा ऑडिबल एंड अल्ट्रा साउंड आपको देखने को मिलेगी। और वही सारा हम पढ़ेंगे, हम कौन सा सुन पाते हैं, कौन सी नहीं पाते, कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी रहती है, ये सारी डिटेलिंग्स आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। बेसिक्स ऑफ साउंड वेव्स। डेफिनेशन ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव प्रोपोगेट होती है किसी मीडियम के अंदर से, उसको मीडियम रिक्वायर्ड है, और मीडियम रिक्वायर्ड होने की वजह से ही उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। कैसी कहते हैं बच्चों? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं कि जो मीडियम को रिक्वायर्ड करती है, और ये कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन के टर्म्स में आगे बढ़ती है। एरिया कंप्रेस्ड होता है, रेरिफेक्ट होता है, कैसे ये सारी चीजें प्रोपोगेट होती है वो सारा डिटेलिंग में हम आज जानेंगे। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसको मैंने जोर से कहीं दीवार पे मारा तो वो वाइब्रेट करने लगी, और आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा कि वाइब्रेशन क्रिएट साउंड, साउंड वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। सेम चीज यहाँ पे वाइब्रेट हुआ ट्यूनिंग फॉर्क, तो उसने अपनी पास वाली एयर को कंप्रेस किया, अपने पास जो एयर के मॉलिक्यूल्स है उसको कंप्रेस किया। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूं तो मेरे आसपास की जो एयर है ये एयर कंप्रेस हो रही है, और वही कंप्रेशन धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करने लगी तो यहाँ का जो रीजन है, इस रीजन में कंप्रेशन देखने को मिल रहा है हमको, कि जहां पे डेंसिटी ज्यादा है, और जहां डेंसिटी ज्यादा है ये एरिया में आपको डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलेगा। डेंसिटी के साथ प्रेशर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर जैसे ये आगे जा रहा है तो वहां पे आपको रेरिफेक्शन वाला रीजन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये वाला, जहां पे डेंसिटी लो है एंड प्रेशर भी कैसा है बच्चों? लो है। तो आप याद रखिएगा कि कंप्रेशन वाले रीजन में डेंसिटी एंड प्रेशर हाई रहता है, एंड रेरिफेक्शन वाले रीजन में डेंसिटी एंड प्रेशर दोनों लो रहता है। अब अगर इसका ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखे तो कंप्रेशन को कुछ हम इस तरीके से दिखाते हैं, ऊपर रेरिफेक्शन वाला रीजन नीचे ऐसे जाता है, फिर कंप्रेशन वाला ऊपर, एंड ऐसे सो एंड सो वो आगे बढ़ता है। अगर बच्चों कोई बोल दे कि बताओ साउंड कैसे प्रोपोगेट करती है मीडियम में, तो 99% बच्चे बताते हैं कि सर ऐसे, इस तरीके से वेव्स के फॉर्म में वो जाती है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है। साउंड कभी भी ऐसे ट्रैवल नहीं करती मीडियम में, वो बिल्कुल गलत है। साउंड ट्रैवल करती है मीडियम में कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 आगे बढ़ती है। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि जो कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन की तरह आगे बढ़ती है। ये तो सिर्फ ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? साउंड वेव्स का। ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन में ये रीजन हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर दिखाता है, जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो रीजन है नीचे वाला, जहां पे लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर रहेगा, अगेन यहाँ पे हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, एंड आगे सो एंड सो बढ़ेगा। ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि हाउ साउंड प्रोपोगेट्स, और उसके अंदर ये इसका ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये एक्चुअली जैसे साउंड मीडियम में जाती है वो चीज दिखाई हुई है। बच्चों समझ आ गया होगा कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है। और चलिए देखते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या है। मैकेनिकल वेव्स का सीधा मतलब यह है कि कोई मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है। मैकेनिज्म यानी कि मीडियम एयर, वाटर एंड हमारा कोई भी सॉलिड हो सकता है। हमारे आसपास सारी चीजें हैं, उसके अंदर से एयर हो सकती है, साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए वाटर हो सकता है, एंड कोई भी सॉलिड हो सकता है। और जिसको मीडियम रिक्वायर्ड है उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमारे एयर, वाटर एंड सॉलिड्स के मीडियम को यूज करके आगे बढ़ती है, और ये ट्रांसफर होती है पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से। पार्टिकल धीरे धीरे बैक एंड फोर्थ ऐसे टू एंड फ्रो के मोशन में आगे पीछे वाइब्रेट करके, ऑसिलेट करके साउंड को आगे बढ़ाता है।
उसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे मीडियम का यूज हो रहा है और मीडियम का यूज होके आप तक आवाज पहुंच रही है। जैसे इन टर्म्स डेली यूज में हम एयर का यूज करते हैं, एयर इज अ मीडियम फॉर अ साउंड, एक माध्यम है कि जिसका हमको जरूरत पड़ता है डे टू डे लाइफ में। उसी को हम बच्चों मैकेनिकल वेव कहते हैं कि जहां पे मीडियम रिक्वायर्ड है। चलिए अब देखते हैं कि व्हाट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। क्या बच्चों? नॉन मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहा जाता है। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ नहीं आ रहा क्या है, तो बच्चा लोग ध्यान से सुनो। जो हमारी लाइट है, सन की जो रे है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और नॉन मैकेनिकल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि नॉन मैकेनिकल का सीधा मतलब यह है कि जहां पे मीडियम का रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, मीडियम वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसीलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां पे भी क्या साउंड ट्रैवल कर जाएगी? बेटा साउंड तो मैकेनिकल है, तो वो विदाउट मीडियम कभी भी आगे बढ़ सकती नहीं है। हाँ, पर कुछ वेव्स ऐसी है जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे सन की फोटोन की रेज की जो विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर जाती है, यानी कि वैक्यूम के अंदर, स्पेस के अंदर भी आप आराम से इनको ले जा सकते हो। सन से अर्थ तक कोई मीडियम है क्या? नहीं है, स्पेस है, पर स्पेस में भी क्या हो रहा है, वो ट्रैवल करके हम तक आ जाती है। तो कुछ लोग पूछेंगे कि सर इसका मतलब कि साउंड स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? तो ये बात होगी, अगर यही क्लासरूम मैं सीधा ले चलूं स्पेस में और वहां पे मैं कितना भी जोर से बोलूं, चिल्लाऊं, आप तक मेरी आवाज आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि साउंड मैकेनिकल है एंड हमारी लाइट नॉन मैकेनिकल है, जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है बच्चों। नॉन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम है, याद रखना। प्रोपोगेशन के लिए इनको ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर जाते हैं ये, और ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेस में वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर जाते हैं। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में है, जान लीजिए। और लाइट वेव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, ये सारे के सारे नॉन मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल्स है। बच्चों लिखते चले जाइएगा, नोट डाउन भी करिएगा ये जो टॉपिक्स है। एंड हाउ साउंड बिहेव्स इन द डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में साउंड कैसे बिहेव करती है, यानी कि साउंड का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ साउंड का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं कि एयर के अंदर, वाटर के अंदर, सॉलिड एंड वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर तो बेटा ट्रैवल ही नहीं करती, हम जानते हैं वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं करती क्योंकि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि एयर, वाटर, सॉलिड्स एंड डिफरेंट गैसेस के अंदर किस तरीके से साउंड आगे प्रोपोगेट करती है। तो आपने एयर के बारे में जब सुना तो डेली हम एयर का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, तो एयर के अंदर पार्टिकल्स जो है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स जो है, वो पार्टिकल हमारी साउंड को एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं। और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है 344 मीटर पर सेकेंड जितनी है। ये नंबर बेटा याद रहना चाहिए, कई बार 343 मीटर पर सेकेंड भी लिया जाता है, जो एयर के अंदर ट्रैवल ऑफ साउंड है। उसके बाद वाटर के अंदर, वाटर के अंदर एयर के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से, ज्यादा स्पीड से हमारी जो साउंड वेव्स है ट्रैवल करती है। और इससे भी ज्यादा साउंड्स के, सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड के अंदर तो भाई सबसे ज्यादा, वाटर से भी ज्यादा तेजी से हमारी साउंड वेव्स ट्रैवल करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, बहुत तेजी से ले जाना है, तो आप सॉलिड मीडियम का यूज करेंगे। उससे कम स्पीड रखनी है, मॉडरेट स्पीड रखनी है, तो आप यूज करेंगे वाटर को, लिक्विड को। और उसके बाद जो हम डेली में यूज कर रहे हैं वो एयर है, यानी कि हम डे टू डे जो बोलते हैं, जो बात करते हैं, वो सबसे स्लोएस्ट मीडियम में कर रहे हैं, सबसे स्लोएस्ट मीडियम में बात कर रहे हैं हम। वैक्यूम के अंदर तो सर ट्रैवल ही नहीं करेगी। डिफरेंट गैसेस, जैसे जैसे गैस अलग अलग टेम्परेचर पे, प्रेशर पे होगी, वैसे वैसे उसके अंदर साउंड का प्रोपोगेशन चेंज होगा। 11th के अंदर न्यूटन्स एंड लाप्लांस के लॉज के अंदर ये सारी बात की हुई है, हमें इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, पर न्यूटन्स एंड लाप्लांस के जो लॉज है
उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि डिफरेंट गैसेस किस तरीके से अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करती है और कितनी स्पीड होती है उनकी उनकी जो प्रोपोगेशन की जो स्पीड है वो बच्चा लोग कितनी होती है। चलिए अब जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही बताया कि बेटा साउंड इज अ मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल का मतलब समझ आ गया कि उसको मीडियम रिक्वायर्ड है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब बच्चा लोग ये है कि अलोंग द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट देखने को मिले उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। कैसे कि ये जो पार्टिकल है ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये जो पार्टिकल है आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ऐसे बैक एंड फ्रोथ बैक एंड फ्रोथ बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जहां पे भी बच्चों आप लोग देखते हो इस टाइप का मोशन हो रहा है उसको लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। फिर भी कई लोग कहेंगे कि सर समझ नहीं आया लॉन्गिट्यूडनल, थोड़ा और अच्छे से समझाइए। तो मान लो कि आप लाइन से फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, 4, 5, 6 ऐसे लाइन से रो में बैठे हुए हो। मैं आपको कोई एनर्जी देता हूं, एनर्जी ऑफ साउंड, तो उसको आपको ट्रैवल करना है। मान लो कि एक बुक दे दी मैंने आपको, फर्स्ट बेंच पे बुक दी, पहले बच्चे ने बुक ली ऐसे पीछे दे दी फिर वो अपनी जगह पे बैठ गया, दूसरे बच्चे ने बुक ली तीसरे को दी और ऐसे बैठ गया। मतलब कि एक बच्चा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को क्या कर रहा है? पास, बुक को पास कर रहा है, एक एनर्जी को पास कर रहा है, पर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा। वो थोड़ा सा मूवमेंट करके जहां था वहां अपने जगह पे ही वापस आ जा रहा है। इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पे आप देखिए इसका जो डेफिनेशन है कि बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट कैसा होता है बच्चा लोग? बैक एंड फ्रोथ मोशन होता है, उसी को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जहां पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड, एक्सपांशन, ये हमारा वेवलेंथ, कंप्रेशन क्या है वो सारी चीजें समझेंगे, धीरे धीरे आगे देखेंगे। पर फिलहाल आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करी जाती है तो बैक एंड फ्रोथ या टू एंड फ्रोथ, आगे और पीछे टाइप का मोशन हमको देखने को मिलता है। चलिए बच्चा आगे जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव देख लिया हमने, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है वो देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव वो वेव्स है जहां पे, ट्रांसवर्स वेव जो वेव है जहां पे आपको पार्टिकल का अप एंड डाउन मोशन देखने को मिलता है। कैसे? जैसे कि कोई पानी के ऊपर डक बैठा हुआ है, वो डक पानी के ऊपर बैठा हुआ है और पानी की वेव्स ऐसे 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 जा रही है, पर वो डक अपनी पोजीशन से हिले बिना वहीं पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करता रहता है? ट्रैवल करता रहता है। पार्टिकल का अप एंड डाउन जो मोशन होता है, पार्टिकल का अप एंड डाउन जो मोशन होता है उसी को हम ट्रांसवर्स वेव की तरह के जानते हैं। आप सभी ने रोप को पकड़ के ऐसे झटका दिया होगा, आपने सभी ने रोप को पकड़ के ऐसे झटका दिया होगा, तो वो जो डिस्टरबेंस है वो रोप में आगे बढ़ता चला जाता है, वो आगे कंटिन्यू कैरी करता है। तो ये जो डिस्टरबेंस है, क्या रोप का पहला पार्टिकल आखिरी तक चला गया? नहीं, वो रोप का टुकड़ा वहीं पे रहता है। जैसे कि ये रोप है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, पर ये जो पार्टिकल है वो तो जहां थे वहां ही रहते हैं। इसको भी हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव में बच्चा लोग एक ही चीज ध्यान रखनी है कि पार्टिकल का जो मोशन होगा वो अप एंड डाउन मोशन होगा। ठीक इसी तरह अप एंड डाउन मोशन देखने को हमको मिलेगा। और उसके अंदर और अच्छे से क्या इसके तरीके से आगे बढ़ती है वो देखने के लिए हम एक एनिमेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ये एनिमेशन के थ्रू आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। देखिए ये है बेटा एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव का, जहां पे आप देख पा रहे हो कि आपको एक वेव फॉर्म होती हुई दिख रही है, आपको वेव फॉर्म हुई होती दिख रही है। पर क्या ये जो पार्टिकल है ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आ रहा है, वो क्या आगे जा रहा है? पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ रहा है? नहीं, पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ नहीं रहा, वो तो सिर्फ अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है। पर हमको क्या दिख रहा है?
कि एक वेव फॉर्म हो रही है, वेव आगे बढ़ रही हो ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। इसी टाइप के मोशन को, इसी टाइप की वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बच्चों बेटर समझ आया होगा एनिमेशन के थ्रू। अब थोड़ा और आगे देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में बैक एंड फ्रोथ मोशन होता है। पार्टिकल अपनी जगह से जाता है, वापिस आ जाता है, आगे जाता है, वापिस आता है, और इसी तरीके से हमारी साउंड प्रोपोगेट करती है। जब भी साउंड प्रोपोगेट कैसे करती है, तो आपके दिमाग में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आनी चाहिए कि जो कुछ इस तरीके से मोशन करती है। और जब ट्रांसवर्स वेव की बात करी जाए तो आपको अप एंड डाउन मोशन याद आना चाहिए। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे किस तरीके से दोनों काम करते हैं। आगे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इसके फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डोपलर इफेक्ट, ये चीजें हम पढ़ेंगे किस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से कि क्या है फ्रीक्वेंसी और किस तरीके से वो काम करती है। बेटा फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाता है कि पर साइकिल जितने भी ये यहां से वेव हमारी ऑसिलेट होती है, कितने नंबर ऑफ साइकिल वो ऑसिलेट कर जाती है, उसी को हम कहते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि फर्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है यहां पे वो कम है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस यहां पे कम है, जबकि यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और बेटर इसको कैसे समझेंगे, देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको कई जगह पे एफ लिखा जाता है और इसको दूसरे वर्ड्स में न्यू करके भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। न्यू क्या वर्ड है इसका दूसरा नाम? न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी दिखाया जाता है और इसका जो एसआई यूनिट है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज उसका यूनिट है। साथ ही में आप यहां पे देखिए कि ये जो यहां से यहां तक इस क्रेस्ट से सेकेंड वाले क्रेस्ट तक की जो दूरी है वो हम एक ऑसिलेशन मान ले, तो यहां पे एक ऑसिलेशन होने में इतना टाइम पीरियड लगा और यहां पे उसी टाइम पीरियड में आप नीचे देखिए, उसी टाइम पीरियड में देखिए 1 2 3 ऑसिलेशंस हो रखे हैं। क्या कि यहां पे टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशंस का वो कम है, जबकि यहां पे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होने के लिए जो टाइम ले रहा है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी हमारी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कैसे? यहां पे कि यहां पे टाइम ज्यादा है, टाइम पीरियड जो लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है, इसीलिए यहाँ की फ्रीक्वेंसी कैसी है? कम है। यहां पे देखिए कम टाइम में ज्यादा ऑसिलेशंस है, तो अगर टाइम कम ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? ज्यादा। ये बच्चा लोग आपको याद होना चाहिए किस तरीके से टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही में इसके अंदर जो पिच है, पिच के अंदर भी मैं बताना चाहूंगा कि पिच क्या होता है और पिच किस तरीके से काम करती है। पिच का सीधा डायरेक्टली रिलेशन है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी पिच हाई, फ्रीक्वेंसी जितनी कम उतनी पिच लो। फ्रीक्वेंसी एंड पिच दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? कि गर्ल्स की जो आवाज होती है फीमेल वॉइस के अंदर जो उनका वोकल कॉर्ड होता है वो वोकल कॉर्ड पर सेकेंड ज्यादा ऑसिलेट करता है, ज्यादा वाइब्रेट करता है। ज्यादा वाइब्रेट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो उनकी ज्यादा रहती है और उनके कंपैरिजन में जो मेल है, हमारी जो वॉइस है वो कम वाइब्रेट करती है, कम हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करता है। उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी कम होती है। ये मान लो गर्ल्स की वॉइस और ये बॉयज की वॉइस, जहां पे
फ्रीक्वेंसी गर्ल्स में ज्यादा, बॉयज में कम, ये हमको देखने को मिलता है। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिनको फ्रीक्वेंसी समझ आया वो पिच को भी आसानी से समझ पाएंगे कि क्या है पिच, हाई पिच, लो पिच। चलिए अब समझते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, और वेवलेंथ को हम लैम्बडा ऐसे शो करते हैं। लैम्बडा क्या कहते हैं इसको, लैम्बडा, इस तरीके से इसको बताया जाता है। फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ जब बात करी जाए तो वेवलेंथ को लैम्बडा, और इसका जो साइन है वो इस तरीके से यूज किया जाता है। और डेफिनेशन क्या है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स। क्या सर समझ नहीं आया, देखिए ध्यान से यहाँ पे कि यहां से कोई वेव चालू हुई, ठीक है, यहां से कोई वेव चालू हुई जो आगे ऐसे बढ़ रही है। अब इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और नीचे ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, एंड ये अगेन क्रेस्ट, एंड फिर आगे ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे आगे चलता चला जाता है। तो बच्चा ध्यान से देखिए, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं कहूंगा वेवलेंथ, यानी कि लैम्बडा। इस क्रेस्ट से उस क्रेस्ट तक की दूरी को मैं कहूंगा लैम्बडा। इसी तरीके से इस ट्रफ से आने वाले दूसरे ट्रफ तक की दूरी, इस ट्रफ से आने वाले दूसरे ट्रफ तक की दूरी को भी मैं कहूंगा ये लैम्बडा जितना डिस्टेंस है, यानी कि एक वेवलेंथ है। ध्यान से देखिए, क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ, ये जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्बडा कहते हैं। तीसरा और तरीका है, तीसरा तरीका क्या है सर बताइए, यहां से ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस भी हम लैम्बडा कहते हैं। यहां तक का, स्टार्टिंग से यहां तक का, ये एक पूरी वेव, एक ऑसिलेशंस का भी डिस्टेंस हम क्या कहते हैं कि ये एक लैम्बडा जितना है। चलिए बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि लैम्बडा क्या है, उसकी वेवलेंथ कैसे देखी जाती है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के हैं, जैसे कि लैम्बडा जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, देखिए हम सभी जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे डिस्टेंस की जगह हम क्या लेंगे, लैम्बडा लेंगे, लैम्बडा अपॉन टी। और हम सभी जानते हैं, आगे हम देख चुके हैं, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए लैम्बडा इंटू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी इक्वल टू हमारा न्यू होता है। तो इक्वेशन क्या मिला बच्चा, लैम्बडा इंटू न्यू। स्पीड को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर से हर साल एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो आते हैं, और समटाइम्स नहीं भी आते, पर आपको ये याद होना चाहिए कैसे वेवलेंथ का ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, और आपको वो याद रखना है स्पीड के अंदर भी ये काम आता है। और वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपने सुना होगा, मैं तेरा एम्पलीफायर, डीजे वाले बाबू, ये सब गाने हैं जो एम्पलीफायर का काम करता है। मैं तेरा एम्पलीफायर करके भी एक गाना है। ये एम्पलीफायर क्या होता है, वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो डीजे है वो गाने को ज्यादा या कम करता है, बढ़ा दे या कम करता है, किस तरीके से वो काम करता है। देखिए कि ये हम सभी जानते हैं क्रेस्ट है, और ये सर ट्रफ है। द हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड द हाइट ऑफ ट्रफ, क्या बोला मैं, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड हाइट ऑफ ट्रफ को ही हम कहते हैं उसका एम्पलीट्यूड है। चलिए सेकंड में एग्जांपल यहां पे दूसरा लेता हूं। यहां पे भी एक क्रेस्ट है, यहां पे भी एक ट्रफ है। बताइए दोनों में से हाइट कौन से क्रेस्ट और ट्रफ की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। इसकी हाइट कितनी है, बस इतनी है। तो जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा कहा जाएगा, और जिसकी हाइट कम होगी उसका एम्पलीट्यूड भी कैसा कहा जाएगा, कम है। यानी कि
ये एम्पलीट्यूड क्या करता है? एम्पलीट्यूड आवाज की लाउडनेस को दर्शाता है, लाउडनेस को वो बढ़ाता और कम भी करता है। डीजे वाले यही काम करते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो लाउडनेस बढ़ गई, एम्पलीट्यूड घटा दिया तो लाउडनेस कम हो गई। और एम्पलीट्यूड को जानने का तरीका क्या है? हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड हाइट ऑफ ट्रफ। आसान है, आप सभी को इजीली याद हो जाएगा। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ग्रेटर एम्पलीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड टू द लाउडर साउंड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड कॉरेस्पॉन्ड टू द लाउडर साउंड एंड उसका स्मॉलर एम्पलीट्यूड रिजल्ट्स इन अ सॉफ्टर साउंड। इजी है। चलिए आगे, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कैसे है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है? सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर के अंदर। सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, एयर में उससे भी कम। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है तो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होंगे, एक दूसरे को ज्यादा जोरों से धक्का पहुंचा के। साउंड के अंदर जो प्रोपोगेट होती है साउंड, मीडियम जो है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब होने की वजह से इजीली साउंड को फास्टर ले जा पाता है। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि उनकी सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होता है, जैसे कि लिक्विड में थोड़ी दूरी पे होता है और एयर में बहुत दूर 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 पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। उसी की वजह से यहाँ पे जो ट्रैवल होता है साउंड का इन डिफरेंट मीडियम्स वो चेंज हो जाता है। एयर में सबसे कम, वाटर में मीडियम और सॉलिड्स में सबसे तेजी से साउंड ट्रैवल करती है। ये देख लीजिए यहाँ पे सॉलिड्स में एल्यूमिनियम से ग्लास, लिक्विड्स में वाटर टू मिथेनॉल, गैसेस में हाइड्रोजन टू सल्फर। कितनी स्पीड है देखिए, यहाँ पे 6420 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे सीधा 213 मीटर पर सेकेंड। कितना डिफरेंस है, ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको बस आइडिया लगाना होगा और समटाइम्स वैल्यू गिवन होती है तो आपको बस उसका यूज करना है और यूज करके आपको देखना है कि किस तरीके से आपको ये यूज में लेना है। चलिए, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन यानी कि किसी एक सरफेस पे साउंड टकरा के वापिस आ जाए। क्या? रिफ्लेक्शन में साउंड टकरा के वापिस आ जाए, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहा जाता है। और रिफ्रैक्शन में अगर कोई सरफेस उबड़ खाबड़ है और वहां पे साउंड टकराई, किसी और डायरेक्शन में चली गई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, तो उसको कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए कि यहां पे बाउंस ऑफ करके वो रिफ्लेक्ट करती है और यहां पे साउंड चेंज द डायरेक्शन। रिफ्रैक्शन में चेंज करती है डायरेक्शन को, रिफ्लेक्शन में बाउंस बैक करके सेम डायरेक्शन में वापस आ जाती है। आसान सा टॉपिक है, लिख लेना। डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट किसको कहते हैं? तो बच्चों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में आगे प्लेटफॉर्म पे रह के सुना होगा कि कोई ट्रेन आ रही है साउंड करते हुए, जोर से उसका आवाज होता है टी, और पास आती तब टॉ, आपको ज्यादा आवाज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो आवाज को कम कर रहा, नजदीक आके बढ़ा रहा है? ऐसा है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, पर हमको वो इफेक्ट क्यों सुनाई देती है? जैसे कि कोई रेसिंग बाइक दूर से आ रही है तो दूर उसकी आवाज बहुत कम होती है, जो, और पास आती एकदम लाउडर जो करके आपको आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो दूर चली जाती है तो आवाज और कम हो जाती है। मतलब आपकी ओर आते समय आवाज बढ़ती है और आपसे कोई पार्टिकल दूर जाता है, आवाज दूर जाती है तो उसकी आवाज कम होती है। यही डॉपलर इफेक्ट है। आपने एम्बुलेंस की साउंड सुनी होगी कि जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपके पीछे से या आगे से एम्बुलेंस आ रही होती है तो दूर से उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी कम सुनाई देती है और जैसे नजदीक आती है वैसे आपको साउंड के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो क्या इसकी साउंड चेंज होती है? नहीं, साउंड जो है वो वही रहती है, पर क्या होता है कि उसके करीब आने से, नजदीक आने से साउंड के अंदर जो इफेक्ट है वो बढ़ जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और इसी को कहते हैं हम क्या? डोपलर इफेक्ट, कि जिसके अंदर ऑब्जर्वर मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स, ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है या जो सोर्स है वो मूव कर रहा है,
दोनों में से कोई एक भी मूव करेगा तो उसकी वजह से जो इफेक्ट बनती है वो डॉपलर इफेक्ट बनती है। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड के कई सारे टाइप्स है जिसके अंदर ऑडिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रासाउंड, व्हाइट नॉइज, पिंक नॉइज, ब्राउनियन नॉइज, म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। ये सब क्या होता है इतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, पर ऊपर ऊपर से जान लो कि ऑडिबल साउंड की रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक रहती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। उसी के बाद इंफ्रासाउंड के अंदर वो साउंड आती है कि जो बिलो 20 हर्ट्ज साउंड है, बिलो 20 हर्ट्ज के सारी की सारी इंफ्रारेड में आएंगी। और अल्ट्रासाउंड के अंदर अबव द 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो सारी साउंड है वो सारी की सारी साउंड अल्ट्रासाउंड्स में आएंगी, जो बर्ड्स डॉल्फिन्स को सुनाई देती है। और इंफ्रासाउंड्स कुत्ते बिल्ली को सुनाई देती है, हम उसको सुन पाते नहीं है। जैसे अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक की भी जो नॉइज है वो हम नहीं सुन पाते, पर जो बिल्ली है, कुत्ता है, उसको वो सुनाई देती है। हायर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाली, वो आप और मैं नहीं सुन पाते, पर डॉल्फिन्स और वेल्स, बैट्स वो सुन भी पाते हैं और उसका डे टू डे लाइफ में वो यूज भी करते हैं। साथ ही में व्हाइट नॉइस क्या होती है? व्हाइट नॉइस वो एकदम टेलीविजन की एकदम व्हाइट डॉट्स जैसी आवाज रहती है, वो व्हाइट नॉइस है। साथ ही में पिंक नॉइस की जो स्टेडी रेनफॉल और रस्टिंग लीव्स के दौरान आपको सुनाई देती है। ब्राउनियन नॉइस की थर्मल कोई इलेक्ट्रिक मशीन चल रही होती है तो टी 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 आवाज आती है, ये वाली जो आवाज है वो ब्राउनियन नॉइज है। म्यूजिकल साउंड्स आप सभी जानते हो, गिटार, वायोलिन उसमें सुनाई देती है। नॉइज तो वो हमारे बाजार में टी टी पे 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 आवाज चल रही है, कोई चिल्ला रहा है, वो सारी नॉइज इज अनवांटेड साउंड, उसको हम नॉइज कहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है उसको कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर जाते हैं, जो उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो देखते हैं। कि नेचर ऑफ द मीडियम, भाई मीडियम कौन सा है? मीडियम आपने जो लिया है वो सॉलिड का है, एयर का है, लिक्विड का है, वो उसको अफेक्ट करेगा। स्टेट ऑफ एग्रीगेशन मतलब कि जो सब्सटेंस है उसका, उसके अंदर जो चीज मटेरियल यूज किया हुआ है वो कैसा है। जैसे कि आप किसी थाली को जोर से टैप करो, आप किसी टेबल को टैप करो, आप फ्लोर पे टैप करो, तो सब्सटेंस चेंज होने की वजह से जो आवाज है उसकी क्वालिटी, टिम्बर, उसका पिच, सारी चीजें चेंज हो जाती है और साथ ही साथ उसकी स्पीड भी अफेक्ट होती है। उसी के साथ टेम्परेचर बच्चों, जब भी टेम्परेचर ऑफ साउंड इंक्रीज होता है तो साउंड की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से साउंड की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डाउन होगा तो साउंड की स्पीड भी डाउन हो जाएगी। मतलब कि जब विंटर्स होता है, विंटर्स में जो साउंड है वो कम स्पीड में ट्रैवल करेगी मीडियम में, और जब समर्स होता है, समर्स में जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। ये बच्चों याद होना चाहिए। उसके ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम होता है। ह्यूमिडिटी कब होती है? कि जब एनवायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तब ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स है तब क्या होगा? स्पीड तेज हो जाएगी। वाटर लिक्विड मीडियम है, लिक्विड में तेजी से साउंड ट्रैवल करती है। प्रेशर, तो प्रेशर का माइनर रोल है, माइनर भी कह सकते हो, और कई बुक्स में आपको देखने को मिल सकता है कि जो प्रेशर का रोल है वो नेग्लिजिबल है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कि प्रेशर से साउंड की स्पीड को कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे हमने नेग्लिजिबल लिखा हुआ है। माइनर जो रोल है वो उसका है। कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, कि मीडियम का कंपोजिशन कैसा है, एक दूसरे के पास पास है, उसके अंदर प्योरिटीज इम्प्योरिटीज कैसी है। अगर एयर है हमारे आसपास की, उस एयर में डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल, सारी चीजें रहती है, उसी की जगह आप प्योर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एयर के अंदर साउंड को ट्रैवल करो तो वहां पे भी स्पीड में आपको प्लस एंड माइनस देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अल्टीट्यूड एंड एलिवेशन। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड के अंदर बेटा जब आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो, जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हो, वैसे उस अल्टीट्यूड पे साउंड की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे नीचे यानी कि हमारे डेंसर मीडियम में आप आओगे वैसे वैसे साउंड की स्पीड कम हो जाती है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड कैसे करती है कि हमने आगे देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कैसा था उसका, कम टाइम पीरियड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और हाई टाइम पीरियड में कम फ्रीक्वेंसी, ये हमने देखा। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे ज्यादा होगी वैसे वैसे स्पीड भी उसकी कैसी होगी, ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो उसकी स्पीड भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे बताया है कि द लीडिंग अ फेनोमेनन ऑफ कॉल्ड डिस्पर्जन, डिस्पर्जन यहाँ पे कैसे कि जो साउंड का जो पैकेट है उसके अंदर हायर फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर उसके पार्ट्स अलग हो गए, वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होके वो अलग अलग डिस्टर्बेंस में जा रही है, वो फैल रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, उसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में देखने को मिलता है। अब बेटा देखते हैं एको। एको क्या होता है? एको को हम बार बार ये कहते हैं कि हम किसी बंद कमरे में चिल्ला रहे हैं या जोर से आवाज करते हैं तो आवाज गूंजती है, हमको अलग अलग जगह पे सुनाई देती है, बार बार हमारी कानों तक वो आवाज बैक आती है, उसको हम कहते हैं एको। पर बेटा डिफरेंस है एको में और रिवर्बरेशन में। एको हमेशा आपको इसी जगह पे सुनाई देगा जहां पे आपसे दूरी ज्यादा हो, दूर माउंटेन हो, कि जहां पे आपके और टकरा के वापस आने वाले सोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मिनिमम 34.4 मीटर जितना होना चाहिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का 34.4 मीटर, और सिर्फ आपसे उस पहाड़ का डिस्टेंस जो होगा वो उसका हाफ, जो 70.2 मीटर जितना रहेगा। एको साउंड आपको आपके बंद कमरे में, रूम में, हॉल में कभी सुनाई देगी नहीं। अपने बाथरूम में जो आवाज गूंजती है उसको आप एको साउंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब भी एको साउंड क्रिएट होती है तब आपको पूरा वर्ड सुनाई देता है। पूरा वर्ड का क्या मतलब कि अगर मान लो आपका नाम अजय है तो मैं जोर से चिल्लाऊं अजय, तो आपको वो आवाज अजय 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 ऐसे बार बार पूरी सुनाई देगी। पर क्या बाथरूम में जाके आप जोर से अजय यूं बोलते हो तो पूरा वर्ड बैक आता है क्या? बार बार वो वर्ड बैक आता है क्या? नहीं आता। तो उसको हम एको नहीं कहेंगे। एको के अंदर एक कंडीशन है कि आपके और सोर्स जो मीडियम जहां से आवाज टकरा के वापिस आ रही है दोनों के बीच का डिस्टेंस 17.2 मीटर जितना होना चाहिए, और जो टाइम इंटरवल है 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना जरूरी है। और एको के अंदर जब भी साउंड सुनाई देगी वो पूरी आपको सुनाई देगी, पूरा जो वर्ड है वो आपको वापिस सुनने मिलेगा, उसी को हम कहेंगे एको। देखिए साउंड यहां से गई, डिस्टेंस आर कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर से ऑब्जेक्ट को टकराई, टकरा के वापिस रिफ्लेक्टेड वेव जो आएगी वही एको को क्रिएट करेगी। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन क्या है? अब आप जो बाथरूम में, आपके रूम में, खाली हॉल में जो आवाज सुनते हो, जो पूरा वर्ड आप बोलते हो और वर्ड के कुछ आखिरी के शब्द, उसकी टेल आपको जो वापस सुनाई देती है उसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में कभी भी पूरा जो सेंटेंस है या जो वर्ड है वो आपको वापस सुनने को नहीं मिलता, सिर्फ आपकी आवाज गूंजती है। और अभी ट्रेंडिंग में कई सारे यूट्यूब पे सॉन्ग्स चल रहे हैं, सॉन्ग्स के अंदर पीछे क्या लिखा होता है? स्लोड एंड रिवर्ब। क्या लिखा होता है? स्लोड एंड रिवर्ब, कि जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज गूंजती है। अगर एको होता तो क्या होता? पूरा गाना ही फिर से बजता, पूरा गाना का जो स्टेज है, जो भी वर्ड्स है वो आपको बार बार सुनाई देते तो डिस्टर्बिंग हो जाता। तो इसीलिए जो गाने भी है वो रिवर्ब किए जाते हैं, रिवर्ब गाने आप सुनते होंगे, और वही बात है जो आपके कमरे में, रूम में आपको सुनाई देती है। और ये रिवर्बरेशन ऑडिटोरियम में, बिग हॉल में आपको सुनाई दे पड़ता है, और इसी रिवर्बरेशन को रोकने के लिए क्या वो पर्दे लगाए जाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाते हैं। वो मटेरियल्स क्यों लगाने पड़ते हैं? वो मटेरियल इसलिए यूज किए जाते हैं कि जो रिवर्बरेशन हो रहा है साउंड का वो रोका जाए, साउंड का जो रिफ्लेक्शन है, बैक साउंड आ रही है उसको रोका जाए और क्वालिटी ऑफ साउंड को बढ़ाया जाए। रिवर्बरेशन एंड हमारा एको, एको में वर्ड पूरा सुनाई देता है
और रिवर्बरेशन में सिर्फ टेल सुनाई देती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए कैसे रिवर्बरेशन में साउंड जाके टकरा के कौन सी भी डायरेक्शन में घूम रही है, कोई स्पेसिफिक प्रोपोगेशन नहीं है। जबकि हमने यहाँ पे देखिए साउंड गई पूरी की पूरी वापस आ रही है, पर हमको यहाँ पे ऐसा रिवर्बरेशन में देखने को नहीं मिलता। देखिए इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड दोनों के बीच का क्या मेन डिफरेंस है, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड का क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, अल्ट्रासाउंड 20 हर्ट्ज के ऊपर की साउंड है। इंफ्रासाउंड का जो यूज है वो बच्चों में मायोपिया यानी कि चश्मे के नंबर जो आ जाते हैं वो मायोपिया को रिमूव करने में होता है। अल्ट्रासाउंड का जो यूज है वो मोस्टली किसी हार्ड मेटल के अंदर हम देख ना पाए ऐसे क्रैक्स को देखने के लिए यूज होता है। और टाइटैनिक जो भी डूब गई जिसके अंदर 3 करोड़पति लोग मर गए, वहां पे इसका यूज हुआ होता तो वो लोग बच जाते। माइनर से माइनर क्रैक भी अगर मटेरियल के अंदर है तो हमारी अल्ट्रासाउंड इजिली फाइंड कर सकती है और देख सकती है जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए ये पॉइंट्स कौन कौन से है, सारी क्या क्या चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनिक बूम किसको कहा जाता है, क्या होता है सोनिक बूम? हमने अभी अभी पढ़ा कि जो साउंड है उसकी ट्रैवलिंग स्पीड 344 मीटर पर सेकंड जितनी है। अब साउंड की स्पीड से जब भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल करने लग जाए तब सोनिक बूम हमको एक्सपीरियंस होता है, सोनिक बूम सुनने को मिलता है। ये जो फाइटर जेट्स है, फाइटर जेट्स अक्सर 344 की स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करने लग जाते हैं और उसी की वजह से हमको सोनिक बूम सुनाई देता है कि जो आसपास की एयर के अंदर एक ब्लास्ट क्रिएट करता है। वो ब्लास्ट हमको जोर से सुनाई देता है और वो समटाइम्स इतना ज्यादा होता है कि आसपास घरों की खिड़कियों को भी वो तोड़ सकता है। तो बच्चों यही है सोनिक बूम की जो एक शॉक वेव है जो प्रोड्यूस होती है एयरक्राफ्ट और जेट इंजन से, कि जो 344 की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल कर जाते हैं। साथ ही में अब एक और एनिमेशन आप देखेंगे कि जहां पे हम बेटर समझेंगे कि सर एम्पलीट्यूड आपने बताया, सर आपने फ्रीक्वेंसी बताई, सर ये सारी जो चीजें हैं टाइम पीरियड के साथ कैसे वो काम करती है वो आप यहां पे देखेंगे। कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट्स को बार बार पढ़ना, जानना, उसको और डेप्थ में जानना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर मैं ऑसिलेट स्टार्ट करता हूं तो आप देखिए यहाँ पे ऑसिलेशंस हो रहे हैं। अब इसका मैं एम्पलीट्यूड कम करता हूं तो हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड कम किया, हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या हो रहा है, घट गया। अब एम्पलीट्यूड को मैं हाई करता हूं, एम्पलीट्यूड में मैक्स पे कर रहा हूं, देखिए हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ बढ़ गया। हमने अभी पढ़ा कि कैसे हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ यूज होता है एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने या कम करने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने और कम करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। नंबर्स ऑफ साइकिल बढ़ जानी चाहिए, राइट। अगर मैं बढ़ाता हूं तो देखिए नंबर्स ऑफ साइकिल बढ़ गई, आप देख पा रहे होंगे। अगर इसको स्लो मोशन में मैं दिखाऊं ऐसे 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 नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस इसके बढ़ गए। फ्रीक्वेंसी का अगर कम कर रहा हूं तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप पाएंगे कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने कम कर दी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन गिवन टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। एम्पलीट्यूड इज जस्ट हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन गिवन टाइम। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। साथ ही में कि जब मैं इसको पूछूं कि ये वाला जो मोशन हो रहा है, ये वाला जो मोशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, बताइए। लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है? हमने अभी पढ़ा कि क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल और क्या होता है ट्रांसवर्स। जल्दी जल्दी कमेंट में आप सभी लिखेंगे, कितनों को आता है मैं देखना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये ग्रीन डॉट है, इस ग्रीन डॉट पे ध्यान रखिए। ये ग्रीन डॉट ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है।
अब अप एंड डाउन जो मोशन है उस मोशन को हम क्या कहेंगे, ये जो वेव क्रिएट कर रहा है अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, ट्रांसवर्स कहेंगे। जबकि आगे पीछे बैक एंड फ्रोथ मोशन हो रहा होता, बैक एंड फ्रोथ मोशन हो रहा होता तो हम कहते हैं कि सर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव्स है, इसके अंदर हमने एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी जाना और साथ ही में फिर से एक बार देख लीजिए, ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन मोशन एंड लॉन्गिट्यूडनल में बैक एंड फ्रोथ मोशन होता है। आसानी से आपने समझ लिया होगा, आई होप। तो बेटा आज का सेशन यहीं पे पूरा करते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आप प्रिपेयर करेंगे। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।